हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर के पार्ट 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 4 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट के लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Write a short note on methods of teaching and improving spelling। इसकी हिंदी है शिक्षण और वर्तनी में सुधार के तरीकों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। शिक्षण में और वर्तनी में क्या क्या सुधार हो सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो द फॉलोइंग डिवाइसेस विल बी फाउंड हेल्पफुल इन टीचिंग एंड इम्प्रूविंग स्पेलिंग। निम्नलिखित उपकरण शिक्षण और वर्तनी में सुधार में सहायक होंगे। सबसे पहला है इंसिडेंटल मेथड। इन दिस मेथड द टीचर टीचिंग स्पेलिंग इंसिडेंटली व्हेन सम न्यू वर्ड्स ऑकर इन द रीडिंग। इस पद्धति में शिक्षक संयोगवश वर्तनी सिखाता है जब कुछ नए शब्द पढ़ने में आते हैं। ही draws the attention of the pupil of their correct spelling. This method is commanded because it correlated spelling with reading. What is it not thoroughly reliable? It has to supplemented by other methods and devices of teaching spelling. जब कुछ नए शब्द पढ़ने में आते हैं, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को सही वर्तनी की ओर ध्यान देता है, मतलब सही वर्तनी के बारे में बताता है। इस विधि की सराहना की गई है क्योंकि यह वर्तनी को पढ़ने से संबंधित है, मतलब स्पेलिंग पर इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। इसके साथ साथ शिक्षण वर्तनी के अन्य तरीके और उपायों को भी जोड़ना होगा, मतलब जो ये मेथड है वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। अगर हमें इस मेथड को यूज करना है तो उसके लिए हमें और अन्य तरीके और नए नए उपायों को जोड़ना होगा जिससे कि ये मेथड और उपयोगी हो सके। सेकंड है हमारा न्यू ड्रिल मेथड, इस जिसे हम जानते हैं नई ड्रिल विधि। Spelling drill is considered dull and mechanical, wasteful, and ineffective. As such, it is commanded. What is it? Advocates say that drill is only effective means of making knowledge permanent and following habits of correct spelling. As there are not rules of English spelling, repetition is regarded as the only effective way of learning it. While repeating the same words over the again, many successive impressive fall upon the eyes or ear. Thus, the spelling of the words is firmly fixed in the mind. वर्तनी ड्रिल को नीरस और यांत्रिक, बेकार और अप्रभावी माना जाता है, मतलब इसे पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं माना गया। जो हमारा ड्रिल मेथड है इस प्रकार इसकी निंदा की जाती है, इसकी निंदा की गई है, इसे उपयोगी नहीं माना गया है। परंतु जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि अभ्यास से ही ज्ञान को स्थायी बनाया जा सकता है और वर्तनी के अभ्यासों को करने का एकमात्र प्रभावी साधन है। उनके अनुसार वर्तनी जरूर करानी चाहिए, वर्तनी का अभ्यास जरूर करानी चाहिए। चूंकि अंग्रेजी में स्पेलिंग के नियम कोई नहीं है, इसलिए उसे सिखाने का एकमात्र प्रभावी तरीका पुनरावृत्ति माना जाता है, रिपीटेशन माना गया है इस मेथड में। इन शब्दों को बार बार दोहराकर इसका प्रभाव आंखों कानों पर पड़ती है। इस प्रकार शब्दों की वर्तनी मन में ठीक से तय हो गई है। आगे कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटेशन, द न्यू ड्रिल मेथड हैज बीन डिवाइस्ड। इट इज एन इम्पोर्टेंट improvement upon the old drill method. In it lists of words are prepared not arrivalty why according to the needs of the pupil at the different stage. It is completely the sentences coordinates the 4 lines of approaches the problem of learning spelling: visual, auditory, oral and motor memories. The teacher write a words on the blackboard spelling it. After him a pupil spell the word 2 or 3 times. As far as possible the drill in individual word, it can also be collective. पुनरावृत्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए
ये नई ड्रिल विधि है, योजना बनाई गई है, यह पुरानी ड्रिल विधि में सुधार है। मतलब जो पुरानी ड्रिल विधि है उसमें सुधार के लिए योजना बनाई गई है। इस सूची में शब्दों को मनमाने ढंग से नहीं तैयार किया जाता है, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्तरों पर उसे रखा जाता है। यह इस अर्थ में पूर्ण है कि 4 पंक्तियों का समन्वय, इसमें क्या क्या है, दृश्य, वर्तनी, दृश्य, श्रवण, मौखिक और सीखने की समस्या के दृष्टिकोण। इसमें मेन रूप से क्या होता है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखते हैं और उसे बताते हैं। उसके बाद जो भी शिष्य होते हैं वो 2-3 बार इसे बोलते हैं। जहां तक संभव हो सके ड्रिल व्यक्तिगत होती है, लेकिन सामूहिक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन इसी ड्रिल को करे, समूह में भी इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, स्पेलिंग गेम, वर्तनी के खेल। स्पेलिंग गेम्स आर वेरी यूजफुल इन टीचिंग स्पेलिंग टू जूनियर क्लासेस। स्पेलिंग गेम जो है वो जूनियर क्लासेस के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। दीज गेम्स स्टिमुलेटेड पीपल टू हेल्थी कंपटीशन, प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड हेल्पिंग इन learning spelling. The pupils of class are divided into 2 groups. A child of one group asks the spelling of a word. A child from the second group tell it. The process is then repeated. वर्तनी का खेल जो भी हमारी जूनियर क्लास है उसमें बहुत उपयोगी माना गया है। ये खेल स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए विद्यार्थियों को उत्तेजित करती है। वर्तनी सीखने में मनोरंजन और सहायता प्रदान करती है और कक्षा के विद्यार्थियों में भी उत्साह बनाए रखती है। वर्तनी सीखने में मनोरंजन और सहायता प्रदान करती है। इसमें कक्षा के विद्यार्थियों को टीचर 2 समूहों में बांट देते हैं। एक समूह का बच्चा एक शब्द की वर्तनी पूछता है और दूसरे समूह के एक बच्चे ने इसे बताया है। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। मतलब एक स्पेलिंग पूछते हैं तो दूसरा ग्रुप उसकी स्पेलिंग को बताता है, फिर दूसरा ग्रुप पूछता है तो पहले की स्पेलिंग को। इस प्रकार से स्पेलिंग गेम के माध्यम से क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट 4, डिक्टेशन। डिक्टेशन इज सो वैल्यूएबल एज अ डिवाइस ऑफ टीचिंग एज ऑफ testing spelling. It fixes the spelling of words more firmly in the minds. डिक्टेशन को हम हिंदी में श्रुतलेख के नाम से जानते हैं। श्रुतलेख परीक्षण वर्तनी के रूप में शिक्षण के एक उपकरण के रूप में मूल्यवान है। यह शब्दों की वर्तनी को मन में अधिक दृढ़ता से ठीक करता है। अगर हम बच्चे को डिक्टेशन कराते हैं तो उससे उसकी वर्तनी में सुधार होता है। अगर इंग्लिश के वर्ड्स की कराते हैं तो इंग्लिश की वर्तनी उसमें सुधार होता है। अगर हिंदी की हम डिक्टेशन उसे कराते हैं तो हिंदी की डिक्टेशन में उस श्रुतलेख में उसके सुधार होता है और वर्तनी को वे अच्छे से सीख जाते हैं। 5th पॉइंट है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन leads to wrong spelling. It is a thing of common experience that pupils whose pronunciation is faulty habits of incorrect spelling. गलत उच्चारण गलत वर्तनी की ओर जाता है। यह आम अनुभव की बात है। जिन विद्यार्थियों के उच्चारण गलत होते हैं उन्हें गलत वर्तनी की आदत पड़ जाती है। मतलब जिनके उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो गलत ही बोलना सीख जाते हैं। 6th पॉइंट है प्यूपिल्स स्पेलिंग बुक्स। बच्चों की वर्तनी पुस्तक है। चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू कीप स्मॉल नोटबुक्स। इन देम दे शुड राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स इन विच दे मेक अ मिस्टेक। बच्चों को छोटी नोटबुक रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसमें उन्हें शब्दों को सही वर्ण विन्यासों को लिखना चाहिए जिसमें वे गलतियां करते हैं। जो स्पेलिंग में गलतियां करते हैं उन्हें वह लिखने को कहना चाहिए जिससे कि उसमें उनका सुधार हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फोनेटिक मेथड। ध्वनात्मक विधि के एडवांटेज और सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो एडवांटेज ऑफ फोनेटिक मेथड, सबसे पहला इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। यह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सेकंड पॉइंट है देयर आर नो चांस ऑफ डिस्ट्रॉयड प्रोनाउंसिएशन। विकृत उच्चारण की इसमें कोई भी संभावना नहीं है। थर्ड है इट डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी इन स्टूडेंट। यह छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करती है। 4 है द लर्नर कैन हिमसेल्फ इवेल्युएट द करेक्टनेस ऑफ हिज प्रोनाउंसिएशन। शिक्षार्थी उच्चारण की शुद्धता का मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ फोनेटिक मेथड।
फोनेटिक मेथड की क्या लिमिटेशन है, उसके क्या सीमा है। लिमिटेशन मतलब क्या सीमा है, फोनेटिक मेथड मतलब ध्वनात्मक विधि की क्या सीमा है उसके बारे में बताना है। नंबर 1 है इट इज बेस्ड ऑन अनसाइकोलॉजिकल रूल्स, यह अप्राकृतिक जो नियम होती हैं उन पर आधारित है। सेकंड है इट इज नॉट प्रॉपर फॉर मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट बिकॉज इट इज लॉजिकल, यह मानसिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उचित नहीं है क्योंकि यह तार्किक होती है। थर्ड इट कंपेल्स स्टूडेंट टू क्रैम बिकॉज ऑफ मैनी स्टूडेंट इट बिकेम हार्ड टू अंडरस्टैंड द साउंड सिस्टम एंड फोनिक ट्रांसक्रिप्शन, इसमें विद्यार्थियों को रटना पड़ता है क्योंकि अनेक विद्यार्थियों के लिए ध्वनि यंत्र तथा ध्वनि संबंधी प्रतिलेख को समझना कठिन हो जाता है, यह रटने पर बहुत अधिक जोर देती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो उच्चारण सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। फिफ्थ है टीचर्स फाइंड द मेथड टीडियस, शिक्षक इस विधि को थका हुआ पाते हैं, मतलब शिक्षक भी नहीं चाहते हैं इस विधि को लागू करना, उन्हें ये लगता है ये विधि ज्यादा लेंथी होती है। नेक्स्ट है मेनी पर्सन आर अनेबल टू प्रोनाउंस प्रॉपर्ली एवरी आफ्टर इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की ध्वनि प्रणाली समझने के बाद भी बहुत से लोग उचित रूप से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, मतलब ठीक प्रकार से नहीं बोल पाती हैं। 7 है स्टूडेंट फॉरगेट प्रोनाउंसिएशन ऑफ मेनी वर्ड्स आफ्टर सम लैप्स ऑफ टाइम एज देयर इज नो प्लेस फॉर प्रैक्टिस इन दिस मेथड, थोड़े समय के बाद विद्यार्थी कई शब्दों का उच्चारण भूल जाते हैं क्योंकि इस पद्धति में अभ्यास के लिए कोई स्थान नहीं है, मतलब प्रैक्टिस के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, इसलिए इसे बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। 8 है इट कैन ओनली बी यूज सक्सेसफुली विद अडल्ट स्टूडेंट, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द लिटिल चाइल्ड, यह केवल वयस्क छात्रों के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इट इज मच टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत अधिक समय लगता है, प्रैक्टिस पर नहीं ध्यान दिया जाता है, इनमें छात्र उच्चारण सीखने में रुचि नहीं लेते हैं, शिक्षक भी इसे थका हुआ पाते हैं, इस टाइप से आप इसमें लिख सकते हैं इसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट वो स्टोरी एंड नोवेल, स्टोरी एंड नोवेल के बीच आपको डिफरेंस बताना है कि स्टोरी में क्या डिफरेंस है और नोवेल में क्या डिफरेंस है। तो कंपैरिजन बिटवीन स्टोरी एंड नोवेल, सबसे पहले हम पहला पढ़ते हैं, ये स्टोरी इज वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कहानी साहित्य का पुराना रूप है। इसका पॉइंट है अ नोवेल इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर, उपन्यास साहित्य का आधुनिक रूप है। सेकेंड पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरी इज वन दैट इज एंजॉयमेंट, कहानी का मुख्य उद्देश्य जो आनंद के लिए होती है। इसका सेकंड पॉइंट है ए नोवेल हैज सेवरल ऑब्जेक्ट द एंजॉयमेंट इज वन ऑफ देम, उपन्यास के कई उद्देश्य होते हैं, आनंद उसमें से एक है। थर्ड पॉइंट है द स्कोप एंड एरिया ऑफ द स्टोरी इज स्मॉल, कहानी का विस्तार एवं क्षेत्रफल छोटा होता है, और अ नोवेल हैज वेरी वाइड स्कोप, और उपन्यास का बहुत व्यापक दायरा होता है। फोर्थ अ स्टोरी इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी फिनिश्ड इन वन सिटिंग, जो हमारी कहानी होती है वो इतनी छोटी होती है कि एक ही बैठक में समाप्त हो जाती है। इसका फोर्थ पॉइंट है नोवेल इज ऑलवेज इन अ बुक फॉर्म, इट कैन नॉट बी फिनिश्ड इन वन सिटिंग, जो हमारा उपन्यास होता है वो एक किताब की तरह होता है जो एक बैठक में कभी समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, द लैंग्वेज ऑफ स्टोरी इज रियल एंड नेचुरल, जो कहानी की स्टोरी होती है वो रियल और नेचुरल होती है, मतलब कहानी की जो भी भाषा है वो वास्तविक और प्राकृतिक होती है। इसका फिफ्थ पॉइंट है इट एम्प्लॉयज करेक्ट लैंग्वेज और स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, यह सही भाषा और मानक अंग्रेजी भाषा को रोजगार देता है। नेक्स्ट है स्टोरी हैज नो थीम, कहानी की कोई भी थीम नहीं होती है, कोई भी विषय नहीं है। द थीम इज सोल ऑफ अ नोवेल, लेकिन नोवेल क्या एक विषय होता है, मतलब विषय उपन्यास की एक आत्मा होती है, उपन्यास का जो भी विषय होता है वो उसकी आत्मा होती है, सोल होती है। 7 पॉइंट है स्टोरीज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और सिचुएशन, कहानी में एक घटना या एक परिस्थिति होती है,
लेकिन नोवेल में आ नोवेल इंक्लूड सेवरल स्टोरी ऑफ इवेंट डिस्क्रिप्शन, लेकिन नोवेल में उपन्यास जो होता है उनमें अनेक कहानियों की परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। 8.8 इज रिलेटेड टू एनी इवेंट ऑफ लाइफ, इट रिवील्स वन मोड ऑफ एक्सप्रेशन, यह जीवन की किसी भी घटना से संबंध हो सकती है और अभिव्यक्ति को एक मोड़ देती है। और नोवेल इट इज रिलेटेड टू द होल लाइफ एंड हैज सेवरल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, यह पूरे जीवन से संबंधित है, इसमें अभिव्यक्ति के कई तरीके हैं। नेक्स्ट है 9 आ स्टोरी हैज द इफेक्ट्स ऑफ रीडर, यह जो कहानी होती है वो पाठकों पर असर करती है। नोवेल इट टेल्स अस अबाउट लाइफ सर्किल और लाइफ स्टाइल ऑफ द सोसाइटी, यह हमें समाज के जीवन चक्र या जीवन शैली के बारे में बताता है। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का पार्ट 5 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।